वेलकम यू ऑल टू द एएस ऑडियो क्लास। आज के इस लेक्चर में हम अपनी हिस्ट्री की नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट होगा। बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। इसके बाद हम अपनी एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का आज फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे हमारे इंडिया में एक्सपैंड हो रहे थे, उन्होंने अपनी पावर को कैसे एक्सपेंड किया, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो इससे पहले जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, देन मुगल्स के बारे में। तो जो मुगल्स हैं जो मिडिवल हिस्ट्री के एंड तक चलते हैं और जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है वहाँ पे मुगल्स जो होते हैं और जो ब्रिटिशर्स होते हैं दोनों पैरेलली चलेंगे। तो दोनों चीज़ों को आप माइंड में रख के दोनों को डिस्कस करेंगे कि मुगल्स के उस टाइम पे क्या फंक्शन कर रहे थे और ब्रिटिशर्स का क्या रोल था हमारे उसमें अपने आप को एक्सपेंड करने में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कि ब्रिटिश पावर जो होती है वो इंडिया में कैसे एक्सपेंड होनी स्टार्ट हुई। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा इंडिया था उस टाइम पे वो छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइडेड था, कि जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, उसके बाद मद्रास हो गया। तो ये सारी प्रेसिडेंसी जो थी इनमें छोटे छोटे से लोग उभर के आ रहे थे और उन्होंने उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाया हुआ था। जैसे बंगाल के ऊपर किसी एक पर्सन ने कंट्रोल जमाया हुआ है तो वो क्या होगा, बंगाल का नवाब हो गया। तो हर एक जगह पे अपने अपने नवाब पर्सन जो थे उन्होंने खुद को नवाब डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, और वो उस प्लेस पे वो कब्जा जमा के बैठे थे। इट मीन्स उसको उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले रखा था। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन सभी जितने भी कंट्रोल नवाब रूलर्स वगैरह थे उन सभी को एक एक करके ख़त्म करते गई और धीरे धीरे उन्होंने सभी अपने राज्यों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली एक टाइम पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था और मैक्सिमम इंडिया को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। तो वही हमें देखना है कि कौन कौन से इंसिडेंट थे, रीजन थे जो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले हम इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस को उसमें स्टडी करेंगे कि बंगाल पे उस टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ा था। फिर उसके बाद हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे, देन मद्रास के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रेसिडेंसी था दैट वॉज बंगाल। तो बंगाल में उस टाइम पर 1770 में एक मुगल एम्पेयर था, उसका नेम था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो था ही वॉज अ मुगल एम्पेयर और फर्रुखशियर ने क्या किया था, दस्तक जो था उसको लागू कर दिया था। दस्तक का मतलब क्या होता है, फ्री ड्यूटी पास, ये फ्री ड्यूटी ट्रेड। फर्रुखशियर जो था इसको काफ़ी खतरनाक कोई बीमारी थी और उस बीमारी को किसी एक ब्रिटिशर्स डॉक्टर था उसने ठीक कर दिया था, ठीक है। उसे ठीक होने की वजह से फर्रुखशियर काफ़ी खुश हो गया और खुशी की वजह से इसने क्या कर दिया, दस्तक जारी कर दिए ब्रिटिशर्स के लिए। अब दस्तक का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स विदाउट पेइंग एनी टैक्स, बिना कोई टैक्स पे किए वहाँ पे अपने ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट फर्रुखशियर ने जो दस्तक जारी किया था, अब इससे रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हुई आगे जाके, उसको हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हुआ था। उसके बाद एक रूलर आता है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान जिनका टाइम ड्यूरेशन रहता है 1717 से लेके 1727 तक। तो मुर्शीद कुली खान कौन थे, ही वॉज द सूबेदार, ये बंगाल के सूबेदार थे। उनको सूबेदार किन्होंने इलेक्ट किया था, फर्रुखशियर ने। तो जो फर्रुखशियर था उन्होंने मुर्शीद कुली खान को सूबेदार नियुक्त कर दिया था, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 10 साल तक राज किया मुर्शीद कुली खान ने। दैन मुर्शीद कुली खान के मर जाने के बाद नेक्स्ट पर्सन जो आते हैं वो थे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ही वॉज सन इन लॉ ऑफ मुर्शीद कुली खान। तो ये उनके दामाद थे मुर्शीद कुली खान के, सुजाउद्दीन। इनको बिहार की प्रेसिडेंसी भी दे दी गई थी, बिहार और उड़ीसा को भी अपने कंट्रोल में इनको रख लिया गया था। तो फर्रुखशियर के बाद जो नेक्स्ट पर्सन आए थे ही वॉज मोहम्मद शाह रंगीला, उनको हम रंगीला के नाम से जानते हैं। तो रंगीला ने नेक्स्ट इनको बना दिया था बंगाल का सूबेदार, सुजाउद्दीन को। तो ये जस्ट ये नेम्स हैं, आपको याद रखने, ये हायरार्की में पूछ लिया जाता है। जैसे सीजीएल में एक एग्जाम में पूछा गया था कि सरफराज खान के बाद में नेक्स्ट रूलर कौन था बंगाल में, तो वो अलवर्दी खान था। तो ये जो सीरीज़ है इसके बाद जो स्टोरी बिल्डअप होगी उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको नेम याद रखेंगे। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान आए थे जिनको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था और किसके थ्रू किया गया था, थ्रू फर्रुखशियर। नेक्स्ट उसके बाद आए थे सुजाउद्दीन जो कि मुर्शीद कुली खान के सन इन लॉ थे, दामाद थे। उन्होंने फिर कुछ 1727 से लेकर 39 तक बंगाल पर राज किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फर्रुखशियर के बाद में सरफराज खान। सरफराज खान जो थे ही वॉज द सन ऑफ सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान वो राजगद्दी ले लेते हैं, लेकिन सरफराज खान ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं, तो 1 साल तक राज कर पाते हैं 1739 से 40 तक। उसके बाद सरफराज खान को कौन किल कर देता है, अलवर्दी खान। अलवर्दी खान सरफराज खान को किल कर देता है और पूरी जितने भी बंगाल प्रेसिडेंट थी उस पर अपना कब्जा कर लेता है। तो काफ़ी चालाकी से ये इसको किल करके पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमा लेता है। और अलवर्दी खान क्या करता है, जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसको 2 करोड़ रुपये भेज देता है।
2 करोड़ रुपए दे देता है, और ताकि उसके अगेंस्ट कोई रिवोल्ट ना कर सके। तो 2 करोड़ रुपए ऐसे रिश्वत के तौर पे उसे दे देता है और पूरे राज्य पे अपना कब्जा जमा लेता है। तो काफ़ी चालाकी से उसने बंगाल पे कब्जा कर लिया अलवर्दी खान ने, और मस्त उसने 16 साल तक उस पर राज किया अलवर्दी खान ने। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आ जाते हैं। जब अलवर्दी खान मर जाते हैं तो उनके ये ग्रैंड सन थे अलवर्दी खान के, तो सिराजुद्दौला। अब यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। सिराजुद्दौला जो कि काफ़ी कम एज में रूलर बन गए थे बंगाल के, 756 से 57। आखिर इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कम रहा, लेकिन काफ़ी बोल्डली इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो सिराजुद्दौला क्या थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट कंपनी। जो कंपनी थी ब्रिटिशर्स कंपनी, उनके अगेंस्ट ये काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। इन्होंने मना कर दिया था कि जो दस्तक थे, दस्तक को इन्होंने कैंसिल कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बिना ड्यूटी पास के वहाँ पे राज कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, मतलब बिना कोई टैक्स पे किए वहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे थे। तो उसको हम दस्तक बोलते हैं। तो उन्होंने दस्तक को कैंसिल कर दिया कि अब दस्तक नहीं चलेगा, तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स को इन्होंने बोल दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम छोटे बच्चे हो, अभी मान जाओ, बिकॉज इनकी एज कम थी, 23 साल की एज में रूलर बन गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनको इग्नोर कर दिया, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने जो फोर्टिफिकेशन था उसको भी कैंसिल कर दिया। फोर्टिफिकेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने किले वगैरह बना रहे थे उसी जगह पे, कलकत्ता में, बंगाल में। तो इन्होंने जितने भी फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी, वहाँ पे किलेबंदी वगैरह हो रही थी, उस सभी को उसने बंद कर दिया, उस पर बैन लगा दिया कि अब यहाँ पे कोई भी किलेबंदी नहीं कर सकते। तो इससे ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया। ब्रिटिशर्स को गुस्सा आने पर क्या हुआ कि उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इसी से रिलेटेड, सिराजुद्दौला से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जिसको बोलते हैं ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। ब्लैक हॉल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू हॉलवे के एक पर्सन थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक ब्लैक होल की घटना से रिलेटेड एक इंसिडेंट है जो कि सिराजुद्दौला ने किया था। इसने क्या किया था, एक छोटा सा बहुत ही कमरा था, उस कमरे में मुश्किल से 5-6 लोग आ पाते होंगे। उस कमरे में उसने कई सारे 100 से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को इकट्ठा ठूस के भर के मार दिया था उसके अंदर। तो इसी से रिलेटेड फिर ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने कई सारे ब्रिटिश के पर्सन्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया ठूस के, गुस्से की वजह से, जिससे कि इसके अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे बैटर ऑफ प्लासी और बैटर ऑफ बक्सर जो आगे हुए थे, जिससे ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। तो उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। लेट्स सी। जब ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब उनके अगेंस्ट ज़्यादा रिवोल्ट हो रहे हैं उस सिराजुद्दौला की वजह से, तो वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट रिवोल्ट कराने के लिए, मतलब जब उन्होंने ब्लैक होल की घटना के बारे में सुना तो सभी ब्रिटिशर्स गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बुलाया अपने रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जब भी ब्रिटिशर्स को कोई परेशानी होती थी तो वो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते थे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही शातिर तेज दिमाग का बंदा था जो हर एक परेशानी से ब्रिटिशर्स को निकालने में मदद करता था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने आगे इनको गवर्नर भी बनाया था बंगाल का, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट। तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और 23 जून 1757, ये डेट आपको याद रखनी है, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये बैंक ऑफ भागीरथी रिवर के किनारे हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। और किस किस के लोगों के बीच में हुआ था? तो ब्रिटिशर्स आर्मी जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा था सिराजुद्दौला की आर्मी। और सिराजुद्दौला की आर्मी के पास में, यहाँ पे आर्मी की नंबर भी लिखे हुए हैं, सिराजुद्दौला था, उसके पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी। उसके पास 50,000 इन्फेंट्री थे। इन्फेंट्री का मतलब जो लोग पैदल लड़ाई करते हैं, भाला वगैरह लेके, तीर कमान लेके, तो 50,000 लोग थे जो इन्फेंट्री के तौर पे लड़ रहे थे उसकी तरफ से। 28,000 उसके पास कैवलरी थे। कैवलरी का मतलब जो घोड़सवार, हाथी सवार लोग होते हैं जो फाइट करते हैं घोड़े पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के। तो इन टोटल उसके पास 78,000 पर्सन थे जो उसकी तरफ से लड़ रहे थे आर्मी में। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनकी तरफ से सिर्फ 3,000 लोग थे लड़ रहे थे। तो एक तरफ 78,000 लोग और एक तरफ 3,000 लोग, लेकिन इन 3,000 लोगों ने इन 78,000 लोगों को हरा दिया था। तो वो उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेशन, काफ़ी बड़ी साजिश हुई थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को वहाँ पे हारना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला था, उसकी जो आर्मी थी उसमें कौन कौन से पर्सन थे? उसमें मोहनलाल थे और मीर मदन थे। इनके आपको नेम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इधर साइड में थे मीर जाफ़र और रायदुर्लभ। तो ये सिराजुद्दौला की आर्मी के अंदर पर्सन थे जो चीफ थे, जो सारी आर्मी को लीड कर रहे थे। तो इसमें जो मीर जाफ़र और रायदुर्लभ थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ये फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। ये खुद ही चाह रहे थे कि जो सिराजुद्दौला है वो हार जाए, क्योंकि मीर जाफ़र जो था ये चाहता था कि सिराजुद्दौला को हारने के बाद ये मर जाएगा, और मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला की पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब वो बंगाल का नवाब बन जाएगा। तो इसके माइंड में ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, इसलिए सिराजुद्दौला को बार बार मैनिपुलेट कर रहा था।
ये मैनिपुलेट का मतलब उसके दिमाग में साजिश भर रहा था कि तुम्हें वापस बुला लेनी चाहिए अपने सारे सैनिकों को, क्योंकि तुम्हारे सैनिक मर रहे हैं युद्ध में। क्योंकि सिराजुद्दौला खुद तो गया नहीं था, उसने अपने लीडर्स को भेज दिया था वहाँ पे फाइट करने के लिए, तो ये सब लीडर्स उसकी तरफ से फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनलाल। मोहनलाल जो थे ये जनरल थे जो पूरी आर्मी को लीड कर रहे थे, ही वॉज लीडिंग द होल आर्मी। तो सिराजुद्दौला को जब इसने मैनिपुलेट किया मीर जाफर ने, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, मोहनलाल को मैसेज दिया, उसको वो संदेश दिया कि तुम्हें वापस अपनी आर्मी को बुला लो, ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अटैक कर रहे हैं तो हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं, मोहनलाल काफ़ी ब्रेवरी से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था। इसने उसके आदेश को मानने से मना कर दिया कि हम युद्ध में लड़ रहे हैं, अब वापस कैसे जा सकते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला ने उस पर प्रेशर डाला कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, उसने नवाब है, नवाब की बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मोहनलाल जो था वो रिटर्न हो गया, मतलब उसने वापस पीछे कदम ले लिए अपने, वापस आ गया युद्ध से। अब जैसे लीडर वहाँ से युद्ध से गया तो फिर जो जितने भी पर्सन थे उसके अंडर में लड़ रहे थे वो सब कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको डायरेक्शन देने वाला जो पर्सन था वही चला गया था। तो मोहनलाल के रिटर्न करते ही जितनी भी आर्मी थी वो आर्मी कमज़ोर पड़ गई, और आर्मी के कमज़ोर पड़ने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ईजिली उनको हरा दिया, जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी। अब सिराजुद्दौला को वहाँ से भागना पड़ा। लेटर जब सिराजुद्दौला की आर्मी हार गई थी तो उसे वहाँ से भागना पड़ा, और लेटर ऑन सिराजुद्दौला जो था वो मर गया था कुछ टाइम बाद वहाँ से भागने के बाद। ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो थे वो इस युद्ध में जीत गए थे। तो यहाँ पे जो मेन पर्सन था मीर जाफ़र, इसके कॉन्स्पिरेसी की वजह से जो सिराजुद्दौला था वो इस बैटल में हार गया था, बैटल ऑफ प्लासी 1757। इसके बाद नेक्स्ट जो था ब्रिटिशर्स ने पूरे बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गई, क्योंकि वहाँ पे जो भी सिराजुद्दौला था वो वहाँ से भाग चुका था। नेक्स्ट अब उसके बाद देखते हैं कि सेकंड बैटल कौन सा हुआ था जिससे ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पावर को भी कंट्रोल कर लिया था, पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश कर ली थी बंगाल के साइड में। सो लेट्स सी कि बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में फाइट किया गया था, और कौन से पर्सन के बीच में फाइट किया गया था, ब्रिटिश आर्मी एक तरफ थी, ब्रिटिश आर्मी जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ प्लासी में कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिश आर्मी की जो कंबाइंड आर्मी थी इसमें 3 पर्सन थे, इनको भी हम आगे देखेंगे इन तीनों का रोल क्या था इसमें। एक तरफ मीर कासिम थे, सेकंड पर्सन वाज शाह आलम II, ही वाज अ मुगल एम्पायर शाह आलम II, एंड थर्ड पर्सन जो थे शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला दोनों डिफरेंट पर्सन है। जो बैटल ऑफ प्लासी में थे ही वो सिराजुद्दौला, और जो बैटल ऑफ बक्सर थे इसमें शुजाउद्दौला थे जो कि अवध के नवाब थे, ही वॉज द नवाब ऑफ अवध। तो इन तीनों का रोल आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब स्टोरी जहाँ से चल रही थी हमारी कि 1757 में ब्रिटिशर्स जो थे वो बैटल ऑफ प्लासी जीत गए थे, और उन्होंने जो मीर जाफ़र था उनको नवाब बना दिया था, क्योंकि मीर जाफ़र ने कॉन्स्पिरेसी रची थी उनको सिराजुद्दौला को हराने के लिए। अब जब सिराजुद्दौला मर गया तो मीर जाफ़र को वहाँ पे एज अ नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफ़र जो था वो एज अ पपेट की तरह काम कर रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स के कहने पर काम कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको अपनी जगह पर अपने जीतने के बाद इसको नवाब बना दिया गया था ब्रिटिशर्स को। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स का ये पपेट था, उनके कहने के अकॉर्डिंग काम करता रहता था। तो ये एक तरीके से इरिटेट हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, वो वहाँ पे फ्री ट्रेड कर रहे थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था। तो ये क्या हो गया, तो उनके ब्रिटिशर्स की डिमांड से इरिटेट हो गया, और इरिटेट होने की वजह से इसने क्या किया, इसने डच लोगों को कॉन्टैक्ट किया कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेगा, मतलब ब्रिटिशर्स को हराएगा। तो इसके लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इसने देखा कि डच लोग जो हैं उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम वो भी लड़ने की कोशिश करते थे, तो डच लोगों को इसने कॉन्टैक्ट किया। अब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा है, डच लोगों से जाके मिल गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डच लोगों को ही मार दिया, डच को ख़त्म कर दिया, उन्हें भगा दिया यहाँ से। अब जब डच लोग भी चले गए तो उन्हें पता लगा कि मीर जाफ़र कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर जाफ़र को रिमूव कर दिया यहाँ से, और उसकी जगह पे मीर कासिम को फिर बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब मीर कासिम जो मीर जाफ़र के बाद गवर्नर बना था काफ़ी खुश हुआ गवर्नर बनने के बाद कि उसे पूरे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। ठीक है, नवाब बनाने के बाद काफ़ी खुश हुआ, तो इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को गिफ्ट देना शुरू कर दिया कि जब इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई इसको बिना कुछ किए, तो ब्रिटिशर्स से काफ़ी खुश हुआ, उसको गिफ्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे अपॉइंट किया था, एज अ पपेट के तौर पे, कि वो जस्ट वहाँ पे बैठे रहेगा नाम के लिए, लेकिन राज कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे उसके अगेंस्ट। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स को गिफ्ट भेजता रहता था, महंगे महंगे गिफ्ट, तो इसका जो ट्रेजरी थी, मतलब इसका जो खजाना था वो पूरा खाली होने लगा धीरे धीरे। आज वो खजाना खाली होने लगा तो उसके पास पैसे की कमी हुई, तो इसे इरिटेशन हुई कि पैसे कहाँ से आएंगे, बिकॉज जिस एरिया में ब्रिटिशर्स थे, जिस एरिया में नवाब था, उस एरिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स से कोई भी टैक्स नहीं देते थे, और जब टैक्स नहीं मिलेगा तो इसके रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा इसके किंगडम में। तो जब ट्रेजरी इसकी खाली हो गई तो उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को कहा कि भाई अब टैक्स पे करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसका पूरा खजाना खाली हो गया गिफ्ट देते देते, तो इसने ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करने के लिए कहा। ब्रिटिशर्स फिर गुस्सा हो गए, उन्हें लगा कि जब हमने तुम्हें पपेट बनाया, वहाँ पर बिठाया है नवाब के तौर पर, और तुम हमसे टैक्स मांग रहे हो भाई।
तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसने रिवॉल्ट करने की सोची कि अब हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे, हमारा खजाना खाली होता जा रहा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि जो मीर कासिम होता है वो जाता है बाकी दूसरे पर्सन के पास में, वो पहले जाता है वो शाह आलम के पास में, ठीक है। शाह आलम जो था ही वॉज मुगल एम्परर, तो शाह आलम के पास में जाता है हेल्प के लिए कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना चाहता है। शाह आलम जो थे वो भी एक तरीके के मुगल एम्परर जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो भी खड़े रहते थे। तो शाह आलम ने कहा कि वो शुजाउद्दौला से हेल्प ले लेते थे, शुजाउद्दौला को भी शामिल कर लेते हैं। शुजाउद्दौला जो थे वो अवध के नवाब थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो अवध पे इनके शुजाउद्दौला को कोई है वो मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, इनको जस्ट एज ए लॉलीपॉप की तरह समझ के वो रखते थे, इनके अगेंस्ट मतलब एक्सप्लॉयटेशन करते रहते थे अवध का। तो शुजाउद्दौला जो थे वो भी काफ़ी इरिटेट थे, ब्रिटिशर्स थे। तो तीनों ने अपने ग्रुप बना लिया कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे तीनों मिल के और उनको फिर हरा देंगे और अपना बंगाल पे पूरा कब्जा स्टैब्लिश कर लेंगे। तो यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर की स्टार्टिंग होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या था कि जो मीर कासिम था उसने कुछ तैयारियां करी कि कैसे उसे फाइट करना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने दस्तक जो था दस्तक को रिमूव कर दिया। दस्तक जो था ब्रिटिशर्स टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, तो उस दस्तक को उसने खत्म कर दिया, वहाँ पे दस्तक को रिमूव कर दिया पूरी तरीके से। अब उसने कैपिटल जो थी अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफर कर दी, जो उसकी राजधानी थी बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद से कहाँ पर ट्रांसफर करी गई थी और किसने ट्रांसफर करी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी थी जो कि बिहार में इस्टेब्लिश है। और क्यों कर दी थी, बिकॉज ताकि वो ब्रिटिशर से थोड़ा दूर आ पाए, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो था वहाँ पे टोटली ब्रिटिश कंट्रोल था, वहाँ ब्रिटिश की आर्मी थी। तो जब दूर चला जाएगा मुर्शिदाबाद से तो वो ब्रिटिश से थोड़ा दूर हो जाएगा और उन पर उसे कब्जा करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपनी आर्मी बनाने के लिए। और जब वहाँ पर जाके मुंगेर में गया तो उसने अपनी खुद की पर्सनल आर्मी तैयार करी, ठीक है। अब तीनों लोग जो होते हैं वो मिलके, एक तो मोहम्मद कासिम था, मीर कासिम, शाह आलम टू था और शुजाउद्दौला, तीनों ने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने काफ़ी तेज बोल्डली फाइट किया उसके अगेंस्ट और ब्रिटिशर्स जो थे इस फाइट में जीत गए थे, तीनों लोगों को हारना पड़ा, ठीक है। तो तीनों लोग हार गए थे इसमें और अपने अपने उसके कुछ रिजल्ट भी स्टैब्लिश हुए थे। तो बैटल ऑफ बक्सर जो था ये भी ब्रिटिशर्स जीत गए थे और जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया अपना। अब ब्रिटिशर्स का फुल कंट्रोल हो गया बिकॉज अवध के नवाब भी इसमें से हार गए थे, ठीक है। शाह आलम टू जो थे ये भी चले गए थे, ये भी हार गए थे और मीर कासिम भी हार गया था बंगाल में। तो एक तरीके से तीनों लोगों को ब्रिटिशर्स ने हरा के पूरा कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर लिया बंगाल के ऊपर और यहाँ से ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल कंट्रोल पूरी तरीके से इंडिया पर स्टैब्लिश हो गया था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में पहले ही हरा चुके थे उनको, अब बैटल ऑफ बक्सर में भी इनको हरा दिया। तो ब्रिटिशर्स का ये पूछा जाता है कि पॉलिटिकल कंट्रोल कौन सी फाइट के बाद स्टैब्लिश हो गया था, तो वो था बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया में जम गए थे कि अब वो इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे और इंडिया के ऊपर उनका कब्जा हो गया था। अब इसके रिजल्ट देख लेते हैं, इसके रिजल्ट क्या थे बैटल ऑफ बक्सर। रिजल्ट में सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने जो नवाब की पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके थे। अब उन्होंने जो नवाब का पद था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया कि अब बंगाल में कोई नवाब नहीं होगा। उन्होंने सिंपली नवाब को चेंज कर दिया। इसको खत्म करने के बाद नवाब की जगह पे गवर्नर और बंगाल की पोस्ट बना दी गई। तो सबसे पहले जो गवर्नर रहते ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे जो उनकी हमेशा हेल्प करते थे ब्रिटिशर्स को बुरी परेशानी से निकालने में, तो रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। तो यहाँ से एक नई पोस्ट बन गई गवर्नर ऑफ बंगाल। ये पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद जो शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला को 50 लाख का फाइन लगाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था उनके काफ़ी नुकसान हुआ था आर्मी में, आर्टरीज वगैरह में जो उन्होंने बंदूकें तोप वगैरह यूज़ करी थी, तो उसमें ब्रिटिशर्स का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उन्होंने सारा हर्जाना उसी से वसूल करवाया शुजाउद्दौला से। तो उस पर 50 लाख रुपये का फाइन लगाया गया शुजाउद्दौला पे। और जो उसके अंडर में अवध का और इलाहाबाद का रीजन था उस रीजन पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। अब उसको वापस ले लिया कि जो तुम्हारा अवध वाला रीजन है वो हमें देते जाओ और जो इलाहाबाद वाला पोर्शन था वो भी हमें देते जाओ, ठीक है। तो शुजाउद्दौला जो था उसको एक तरीके से काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ा इसका फाइट का। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी 1765 में। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन करी थी, किसके साथ में, शाह आलम टू के साथ में, जो कि एक मुगल एम्परर थे। तो उन्होंने क्या किया, शाह आलम टू ये भी उस फाइट में इन्वॉल्व थे। तो इन्हें क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, मुगल एम्परर थे, थोड़ा सा सम्मान दिया कि तुम अपने 26 लाख, इनको 26 लाख रुपए दिए थे एज अ पेंशन के तौर पे, कि तुम्हें 26 लाख रुपए पेंशन है, इसको लो और यहाँ से निकल जाओ चुपचाप, नहीं तो इनका भी बुरा हाल हो जाता। तो शाह आलम के टू के साथ में इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी थी 1765 में और इनको 26 लाख रुपए एज ए पेंशन के तौर पे दिए और इनको विदा कर दिया इलाहाबाद में, इनको इलाहाबाद भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो दीवानी राइट्स थी जब उन्हें भेज दिया था, दीवानी राइट्स सारी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली थी। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि टैक्स कंट्रोल को, ये टैक्स कलेक्ट करने का जो पूरा राइट था, हक था, अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था। पहले जितना भी टैक्स था वो कौन वसूलता था, वो नवाब वसूलते थे जो उस पर बंगाल पर राज कर रहे थे।
लेकिन अब नवाब ख़त्म हो गए थे, अब ब्रिटिश ने अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया, तो अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? तो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। तो जितना भी दीवानी राइट्स था बंगाल वाले रीजन में, बिहार वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में, वो सब दीवानी राइट्स किसके अंडर में आ गया था? ब्रिटिशर्स के अंडर में। अब ब्रिटिश पूरे कंट्रोल में आ गई थी इंडिया में पूरी तरीके से। तो यहाँ से ये पता लग गया था कि ब्रिटिश इंडिया से जाने वाले नहीं है। उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया के ऊपर। फिर इसके बाद में कई सारी लड़ाई हुई। ये तो हमने बंगाल की बात करी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैसूर के बारे में देखेंगे कि मैसूर में कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर आज के यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।